समझ चुके। हाँ, दोनों एक ही चीज है भाई। आंख है आपकी, आंख देखने का काम करेगी, आप उसको चाहे आंख बोलें, चाहे चक्षु बोलें, चाहे आईज बोलें, ठीक है ना। लेकिन टर्म अलग अलग हो सकती है। जैसे हर लैंग्वेज में अगर हम देखें तो हो सकता है कि आपको हर लैंग्वेज में एक अलग नाम हो, लेकिन वो काम तो वही करेगी, आप किसी भी का नाम से बुला लें इसको। तो मैंने शुरू से आप लोगों को ये चीज बोला कि जब भी हम थेरेपी में जाते हैं तो नाम में बहुत ना उलझे, काम को देखें, क्योंकि हमको थेरेपी में काम पर फोकस करना है। तो जो केंद्र है वही चक्र है ना। उसको हर जगह अलग अलग नाम से, जैसे अगर हम साइंस के नाम से जाते हैं तो क्राउन चक्रास हो जाता है, रूट चक्रास हो जाता है। अब यदि हम कुछ एनर्जी नर्व्स के उससे जाते हैं तो सोलर प्लेक्सस हो जाते हैं, है ना, या थोरेसिक प्लेक्सस हो जाते हैं। तो चीजें ओवरऑल उनके फंक्शन वही हैं, चीज वही है, नाम डिफरेंट हो सकते हैं। तो नाम में नहीं उलझे। और चक्रास का मतलब क्या है कि सिंपल सा है कि योग ये कहता है, योग आयुर्वेद, कि ह्यूमन बॉडी में 72,000 नाड़ियां हैं जिससे कि एनर्जी फ्लो होती है। और जब कहीं की भी एनर्जी का फ्लो धीमा हो जाता है, कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है कि उस जगह पर एनर्जी की कमी हो जाती है। और जब एनर्जी की उस जगह पर कमी होती है तो वो धीरे धीरे वो जो भाग होता है वो कमजोर होने लगता है और धीरे धीरे वो बीमार पड़ने लगता है। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे जितनी भी अल्टरनेट पैथियां हैं वो डिपेंड करती हैं। आप प्राणिक हीलिंग देखें, रैकी देखें, या और भी बहुत सारी तरह की जो थेरेपीज हैं, इन सब में ओवरऑल करते क्या है कि जो जगह बीमार है वहां पर एनर्जी की कमी हो गई है, तो किसी और सोर्स से हम वहां पर एनर्जी को डाल देते हैं, जिससे वो एनर्जी स्ट्रांग हो जाती है और धीरे धीरे वो पार्ट जो है वो हिलअप हो जाता है। ठीक है। तो अब ये जो 72,000 नाड़ियां हैं जिनसे पूरी बॉडी में एनर्जी फ्लो कर रही है, तो ये बिल्कुल कैसे, जैसे नर्व्स है ना, या ब्लड कैपिलरीज हैं, कि बिल्कुल हमारे ये लास्ट मूवमेंट से लेके हार्ट तक और पैर के लास्ट मूवमेंट तक हर एक सेल तक ये फैली हुई है। कोई सेल ऐसी है क्या कि जहां पर नर्व और ब्लड कैपिलरीज ना हो? ठीक है। तो वैसे ही हम ऐसा मान सकते हैं कि जो नर्व का सूक्ष्म रूप है वो नाड़ियां हैं जिनसे एनर्जी फ्लो होती है। तो ये भी हर एक सेल तक फैली हुई है। तो ये जो 72,000 नाड़ी है ये पूरे शरीर में ऊर्जा को सर्कुलेट करती हैं, एनर्जी सर्कुलेशन करती हैं। और ये कई जगह पर बहुत डेंस हो जाती हैं और एक भंवर जैसा गोल गोल ऐसे घूमने वाला स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिनको हम चक्र कहते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चक्रास होते हैं, लेकिन हम जो मेन चक्रास है वो किसको मानते हैं? षट चक्रास को। 6 चक्र ऐसे हैं जिन्हें हम मुख्य रूप से मानते हैं। और ये जो 6 चक्र हैं इनकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है? जो कि हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की पोजीशन है, लोकेशन से। तो इसका मतलब हर एक चक्र उसके आसपास जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड होगी उसको इफेक्ट करेगा, उसके ग्लैंड को इफेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? उससे जो हार्मोन का सीक्रेशन हो रहा है उसको इफेक्ट करेगा। और प्रेजेंट में अभी बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि जो सिर्फ हार्मोन के कम या ज्यादा होने से, उसका बैलेंस डिस्टर्ब होने के कारण ही वो बीमारियां हो जाती हैं। तो ये जो 6 चक्र हैं ये पूरे कहाँ पर स्थित बताए गए हैं? पूरा स्पाइनल कार्ड में। स्पाइनल कार्ड में भी जो नाड़ियां हैं उनमें 3 नाड़ी प्रमुख बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं? ईड़ा, पिंगुला और शिशुमना। ईड़ा पिंगला जो जो 2 नाड़ी हैं ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करती हैं और स्पाइरल वे में जाती हैं। लेफ्ट से निकलती हैं, फिर स्वादिष्ठान में राइट से जाएगी, फिर मणिपुर में फिर लेफ्ट से जाएगी। और ऐसे ही पिंगुला।
और इन दोनों नाड़ियों के अलावा सेंटर में एक नाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर मूलाधार चक्र से स्पाइन में सहस्रार चक्र तक जाती है, वो क्या कहलाती है? सुषुम्ना। और सुषुम्ना के अंदर भी 3 सूक्ष्म नाड़ी रहती है, जिनको हम चित्राणी, वज्रा और ब्रह्म नाड़ी कहते हैं। तो सबसे अंदर कौन सी होती है? ब्रह्म नाड़ी, जिसमें ये चक्रों की प्रेजेंस मानी जाती है। तो 6 चक्र में सबसे नीचे मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र कहाँ रहेगा? यदि हम जहाँ बैठते हैं और हमारी स्पाइन की टेलबोन का टिप जहाँ फ्लोर को टच करता है, वो मूलाधार चक्र है। उसके 4 अंगुल ऊपर स्वादिष्ठान चक्र है। हमारी नाभि के जस्ट पीछे जो स्पाइन है, वहां पर मणिपुर है। तो अब जो, जैसे ये नाभि है, इसके पीछे ये स्पाइन है, तो यहाँ पर मणिपुर चक्र की प्रेजेंस मानी गई है, लेकिन इसका क्षेत्र कहाँ तक माना जाएगा? नाभि तक। ठीक है। ऐसे ही हम और ऊपर जाते हैं तो हार्ट के जस्ट पीछे अनाहत चक्र है, और उसका क्षेत्र क्या हो जाएगा? हार्ट। और ऊपर जाते हैं तो गले में जहाँ पर सर्वाइकल्स होते हैं, इनमें विशुद्धि चक्र है। और दोनों आईब्रोज के बीच में जहाँ हम तिलक लगाते हैं, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, वहां पर आज्ञा चक्र है। और सबसे ऊपर जब हम, एक बहुत छोटे बच्चा जो रहता है, तो उसके हम सिर के ऊपर हाथ रखते हैं, तो एक भाग होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, जिसको क्राउन हेड कहते हैं या तालू कहते हैं, वहां पर सहस्रार चक्र। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। तो अब ये जो चक्र है, इनके बारे में जानना जरूरी है। अभी जैसे हम थायराइड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चूंकि जो थायराइड ग्लैंड है, उससे रिलेटेड विशुद्धि चक्र है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है वो गले में स्थित होती है। और विशुद्धि चक्र की पोजीशन कहाँ पर बताई गई है? सर्वाइकल पर, रीढ़ की हड्डी में। मतलब उसका क्षेत्र क्या होगा? गला होगा आगे की तरफ। तो इसीलिए हर चक्र के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। क्लियर हुआ सभी को? अब चक्र के बारे में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर मैम किसी को इनकी इंग्लिश नेम्स भी होते हैं चक्र वगैरह के, या इनको ऐसे ही बोलते हैं जो आप अभी नेम सब बता में रहे अलग हैं? नाम रहेगा, सब में अलग नाम रहेगा। इंग्लिश में रहेगा रूट चक्रास, फिर उसके बाद में सोलर प्लेक्सेस, हार्ट प्लेक्सेस, या हार्ट चक्रास, क्राउन चक्रास, थ्रोट चक्रास, इस तरह के नाम रहेंगे। अच्छा मैम, और जैसे हमने अरहम में किया था तो उसमें हमें नाभि से शक्ति केंद्र ऐसे करके हाँ, बताया गया था, वो बैक से केंद्र कुछ है। नहीं। वो केंद्र अलग चीज है? वो भी वही चीज है, सिर्फ नाम अलग है। अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया ना, आंख को आप चाहे चक्षु बोलें, चाहे आई बोलें, चाहे आंख बोलें, है ना, चाहे दृश्य इंद्रिय बोलें, चीज तो वही है ना। एक जैसे आपने कहा ये स्पाइनल से बैक साइड से होते हैं, बैक से आगे की तरफ, हमने जो वहां पढ़ा उन्होंने कहा कि सिर्फ फ्रंट से नाभि के आसपास होता है। बैक का ऐसे हमने तो नहीं इसमें पढ़ा था, या? क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा अधिक डिटेल में पढ़ा दिया है, अच्छा, वहां आपने कम चलिए इसको डिटेल में और एक पढ़ा बार है। स्टडी करके, ठीक है मैम। है ना, वहां पर थोड़ा सा हमने कम डिटेल पढ़ा है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा अधिक डिटेल पढ़ा। एक चीज और बोलना चाहूंगी मैम। गुरु महाराज ने बोला था कि अपने जो 5 केंद्र बताते हैं, यहाँ 7 चक्र हम पढ़ते हैं, तो गुरु महाराज ने बोला जो हमारा जो मणिपुर चक्र है या फिर जो हमारा शक्ति केंद्र है, वो एक्टिवेट होने से नीचे के दोनों ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड हो जाएंगे, तो वो अलग से नहीं लिए, वो शक्ति केंद्र में दोनों समाहित करते हैं। तो वहाँ 5 केंद्र ऐसा होता है। मैं भी यही बात क्लियर करने के लिए हैंड रेस किया था कि कंफ्यूज ना हो जाए, कि बोलते देखिए षट वो चक्र इस है सेंस लेकिन में है, होते 7 है। देखिए वो इस सेंस में है क्योंकि अभी जो मानव जाति जिस दौर से गुजर रही है, उसमें ऐसा माना जाता है कि उसकी चेतना मणिपुर और अनाहत चक्र पे है। लेकिन मानव जाति के 100% लोगों का नहीं, एक एवरेज जैसे हम लेके चलते हैं ना, वो एवरेज वो है। क्योंकि अभी देखिए, अगर आप समाज में देखते हैं तो आप जैसा सोचते हैं कि कोई इतना बुरा व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन होता है ना। एक्सट्रीम बुराई भी है, एक्सट्रीम अच्छाई भी है। तो एक्सट्रीम जिसमें बुराई है, उसकी चेतना कहाँ पर है?
वो तो मणिपुर पे नहीं हो सकती ना, नहीं तो उसमें बुराई नहीं होगी, है ना। तो यदि मैंने आपको सिखा दिया कि मान लीजिए ये सब्जी यहाँ से आ रही है, ये दूषित है, इनको नहीं खाना, एक बार आपकी अवेयरनेस उस पे आ गई, तो क्या आप वो यूज करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन जब तक अवेयरनेस नहीं है, तब तक तो हो सकता है वो दिखने में बहुत अच्छी हो तो आप यूज करें। तो जब एक बार चेतना की जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है, वैसे वैसे चक्रास में भी ऊपर जाती है, क्योंकि चेतना की उच्चता तभी होती है जब वो चक्र में ऊपर जाती है। जैसे हम क्लासेस में होते हैं ना, कि जब हम फर्स्ट पढ़ते हैं तो हमारे अनुभव, हमारी समझ कुछ अलग होती है, लेकिन जब हम 10th में आ जाते हैं तो टोटल डिफरेंट। फिर आप वो जो फर्स्ट वाली सिली मिस्टेक्स है वो कर सकते हो क्या? नहीं करोगे, क्योंकि आपके ज्ञान बढ़ गया। तो ऐसे ही आपका जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसी चेतना भी बढ़ती है। तो चेतना जब एक बार मणिपुर या अनाहत पर आ गई, जिसकी अनाहत पर आ गई उसके अंदर इतनी करुणा और मैत्री होगी कि वो किसी से दुश्मनी रख ही नहीं पाएगा, है ना। वो ये भेदभाव कर नहीं पाएगा कि यदि दो बच्चे एक साथ गिर रहे हैं तो ये मेरा बच्चा, मैं इसको पहले खींच लूं, उसको भले ही गिर जाने दूं। अगर एट ए टाइम आपको करना, वो दोनों हाथ बढ़ाएगा, वो भले ही खुद भी गिर जाए। तो ये फर्क होता है। तो जो एक एवरेज है वो ये माना जाता है कि अभी मानव जाति जो है वो मणिपुर चक्र से और अनाहत चक्र से गुजर रही है एक एवरेज में। जैसे हम देखते हैं ना कि एकदम लोअर क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर थोड़ा हायर मिडिल, फिर एकदम अपर मिडिल, ऐसे ही चेतना का है। तो इसीलिए मणिपुर चक्र से ही बहुत सारे लोग लेके चलते हैं, क्योंकि एवरेज वही माना जाता है। मैम इसको थोड़ा सा और मतलब गहराई में थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो अभी 7वां नरक नहीं है मैम। तो अगर बुराई उतनी ज्यादा बुरी उतनी ज्यादा होगी तभी वो 7वें नरक में जाएगा। तो इस काल में 7वां नरक नहीं है, तो इसीलिए ये लॉजिक हो सकता है कि अभी उसकी चेतना मानव जाति की इतनी नीचे नहीं है। हो सकता है, लेकिन अभी चेतना को हम सिर्फ अब इससे जान रहे हैं कि जितनी आपकी जागरूकता बढ़ती जाएगी, अवेयरनेस बढ़ती जाएगी किसी भी चीज के प्रति, उतनी आपकी चेतना बढ़ती जाएगी। और जब एक बार चेतना बढ़ जाती है तो उससे हट के, उससे नीचे गिर के काम करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चक्र क्लियर है सभी को? मैडम जैसे जो सहस्त्रार चक्र आपने बताया तालु के पास यहाँ पे होता है, वो मैडम बैक में नहीं होता, पीछे हेड में? वैसे तो स्पाइन में स्ट्रेट होती आज्ञा है। चक्र का रहता है। यहाँ पे थोड़ी ना स्पाइन होती है, स्पाइन तो यहाँ गर्दन पे खत्म हो जाती है। यहाँ पर अच्छा सर्वाइकल जहाँ हुई वहाँ खत्म, यहाँ पर तो मेडुला ऑब्लिगेटा रहता है ब्रेन का, जो सर्वाइकल से जुड़ जाता है। अच्छा, जो सहस्त्रार चक्र है वो स्पाइन से कनेक्ट नहीं होता। हाँ, यहाँ पीछे आज्ञा चक्र का क्षेत्र रहता है, क्योंकि आज्ञा चक्र की जो एग्जैक्ट पोजीशन बताई गई है वो ये बताई गई है कि अगर यहाँ से हम एक सीधी रेखा यहाँ तक खींचे और एक दोनों कानों के ऊपर से मिलाएं, तो जो क्रॉस का सेंटर पॉइंट बनेगा, प्लस का साइन बनेगा, उसका जो क्रॉस का सेंटर पॉइंट बनेगा वो आज्ञा चक्र की स्थिति है। उसके ऊपर सहस्त्रार चक्र। हाँ, ये उसका क्षेत्र यहाँ तक रहेगा, आगे तक। क्लियर हुआ? तो मैम स्पाइन यहाँ तक है जहाँ आज्ञा चक्र वहां तक है कि उसके नीचे नहीं, है ना साइकिल? नीचे ही है, बिल्कुल नीचे गर्दन तक। उसका प्रभाव वहां तक आता है। वहाँ पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड पे प्रभाव डालता है, स्पाइन पे नहीं डालता। ब्रेन में पीनियल और पिट्यूटरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र उनसे रिलेटेड है, स्पाइन से रिलेटेड नहीं। हाँ, ठीक है। और जो वो सिद्धि केंद्र है या फिर जो क्राउन चक्र है वो, अच्छा सहस्त्रार भी वही बोले पिट्यूटरी। हाँ, सहस्त्रार और क्राउन चक्र एक ही है। आपको जब स्लाइड बताई थी तब बताया था एक रेटिकुलर एक्टिवेटी सिस्टम। वो नहीं, जैसे कि वो कौन से ग्लैंड से, वो थाइमस ग्लैंड से रिलेटेड है? नहीं, देखिए आपका ये वाला पोर्शन ब्रेन हो गया। सपोज यहाँ से मैं एक कैप लगाती हूँ
कान को ढकती हुई यहाँ गर्दन तक, मान लीजिए, तो वो जो कैप लगाऊंगी वो पूरा ब्रेन हो गया, उतना हिस्सा, ठीक है। या ऐसा मान लीजिए कि आईब्रो से लेके और यहाँ कान के ऊपर से बाल जहां तक आपके जा रहे हैं, पीछे जो लास्ट लेयर बाल की है ना, वो तक क्या हो गया, ब्रेन हो गया, ठीक है। तो ब्रेन में स्पाइन नहीं है। ब्रेन का सबसे लास्ट हिस्सा कौन सा होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, जो यहाँ से आप देख रहे हैं ऐसे तिकोना जाता है तिरछा, अब ये लास्ट मेडुला ऑब्लांगेटा हो गया, ये सर्वाइकल स्पाइन से इस तरह से जुड़ जाता है। क्लियर हुआ सभी को? तो ब्रेन में स्पाइन नहीं है कहीं भी। अब ब्रेन में, चूंकि ब्रेन हमारी बॉडी का मेन पार्ट है, और ब्रेन में कौन कौन से ग्लैंड रहते हैं, पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों ग्लैंड बहुत यूजफुल होते हैं। लेकिन जो पीनियल ग्लैंड होती है वो लगभग जब 10-11 साल का बच्चा होता है उसके बाद वो धीरे धीरे डीएक्टिव होने लगती है, पैसिव मोड में चली जाती है। लेकिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो एक्टिवेट होती है, और वो जितनी नीचे की ग्लैंड्स हैं, जैसे कौन कौन सी हो गई, थायराइड, फिर थाइमस, एड्रिनल, पेनक्रियास, तो जितनी भी ये नीचे की ग्लैंड होती हैं उनके लिए मास्टर ग्लैंड का काम करती है। तो उनसे जो जैसे T3 T4 है तो उस पर कंट्रोल कौन करता है, THS। THS कहाँ से निकलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। तो वो मास्टर ग्लैंड की तरह है, और इसीलिए आज्ञा चक्र को भी मास्टर चक्र की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अब जैसे अगर हम थायराइड की बात करते हैं तो थायराइड किस ग्लैंड से रिलेटेड हुआ, जो हमारे गले के सामने रहती है थायराइड, थाइमस। और उसी के ऊपर एक छोटी ग्लैंड रहती है पैराथायराइड, ठीक है। अब इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं उसके कम या ज्यादा होने से थायराइड की प्रॉब्लम हुई, लेकिन वो कम या ज्यादा होना कौन कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। जैसे सपोज आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, आप हेड हैं, तो सबको काम डिवाइड करना या सबको फंडिंग डिवाइड करना या कौन कैसे काम करेगा, कितना करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, जो भी हेड होता है। तो वैसे ही जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड है, जो सारे ग्लैंड के ऊपर एक ताले के जैसे काम करती है, लॉक के जैसे। क्लियर हो गया? तो जब भी हम जैसे थायराइड के ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं तो हमको थायराइड पैराथायराइड पे तो काम करना ही है, साथ में हमें किस पे भी करना पड़ेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर कहाँ है, वही। अगर हम उस पे नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम इस पे बहुत काम कर रहे हैं लेकिन मालूम पड़ रहा है कोई असर ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब अगर ये 2 ग्लैंड पे काम करना पड़ेगा तो हमको किस किस चक्रास पे काम करना पड़ेगा, विशुद्धि पे तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आज्ञा चक्र पे भी करना पड़ेगा। तो जैसे जब हम मुद्राएं बनाते तो बोलते हैं ना कि अग्नि तत्व कॉमन है, हर मुद्रा में ये इसका समावेश रहता ही है, वैसे ही जब हम चक्रास पे काम करते हैं तो आज्ञा चक्र एक कॉमन होता है, क्योंकि वो नीचे के सारे चक्रों को कंट्रोल कर रहा है, नीचे के सारे चक्रों की एक्टिविटी से जुड़ा है। तो हम किसी भी चक्र पे काम करेंगे तो हमें आज्ञा चक्र पर भी काम करना पड़ेगा, और इसीलिए आज्ञा चक्र का बीज मंत्र क्या है, ओम। तो देखिए ओम को हम किसी न किसी तरीके से जो भी डेली क्लासेस होती है उसमें हम समावेश करते हैं, ओम चैंटिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम इसके साथ फिर हाइपोथैलेमस पे भी हमें काम करना पड़ेगा पिट्यूटरी के लिए। हाइपोथैलेमस पर भी हम कर सकते हैं काम, लेकिन अगर हम इन पर करते हैं तो वो ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि पिट्यूटरी से सब जुड़े हुए हैं ना।
मैडम आप ठीक है, कहते हैं क्योंकि चक्र पे काम करना है, चक्र पे फोकस करना है, तो किस तरह से, मतलब वहाँ पे मंत्र का चयन करें या वहाँ पे ध्यान लगाएं उसी उसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। और कुछ आसन है वो हम कर सकते हैं जो आसन पर्टिकुलर उस चक्र पर इफेक्ट डालता है, जैसे सर्वांगासन। यदि हम सर्वांगासन करते हैं तो वो विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र दोनों पे इफेक्ट डालेगा। विपरीत करणी मुद्रा है ना। तो कुछ ऐसे आसन का हम सिलेक्शन करेंगे, कुछ ऐसी मुद्राओं का सिलेक्शन करेंगे, चाहे वो हैंड गेस्चर हो या बॉडी गेस्चर हो। ठीक है, फिर कुछ ऐसे प्राणायाम का हम सिलेक्शन करेंगे, जैसे उज्जाई प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है। ये विशुद्धि और आज्ञा चक्र दोनों पे इफेक्ट डालेंगे, है ना। फिर मेडिटेशन इस तरह से करेंगे कि मेडिटेशन हम चक्रास पे कई तरह से कर सकते हैं। उनके कलर को लेके कर सकते हैं, उन पर कॉन्शियसनेस ले जाके कर सकते हैं, उनके मंत्रास जो बीज मंत्र होते हैं उनको चेंट करके कर सकते हैं। तो इस तरह से कई तरह से कर सकते हैं, या उसका जो तत्व होता है पर्टिकुलर उस चक्र का, उस पे फोकस करके कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आपको देखना यह है कि आपको जिसको कराना है उसको क्या सूट कर रहा है। ठीक है, चलिए थायराइड का किसने पूरा वो एक शेड्यूल बनाया है? मैंने मैम अब पीडीएफ पूरी, डाला था वो बना के। हाँ आपका वो मैंने देखा, वो वाकई अच्छा है, बहुत अच्छा है पीडीएफ, नो डाउट। अब जो जिन्होंने अभी तक नहीं बोला है वो बताएं। कौन बताएगा क्या प्रोटोकॉल बनाया है थायराइड का? एक वो हाइपो और हाइपर में आपको 1 मिनट में मैं डिफरेंस बता दूं, फिर अपन आगे चलते हैं ना। मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन पीपीटी शेयर कर रही हूँ, तो थोड़ा सा वो जो डिफरेंस है वो बस मैं आपको बता दूं। शेयर हो रही है क्या पीपीटी? किसी को भी आंसर देना पड़ेगा क्योंकि मैं आज एक ही हाँ जी डिवाइस पे मैम। हूँ। यस मैम, हो रही है। ओके, थैंक यू। तो ये जो थायराइड है, इसके मैं मेन पॉइंट बताती हूँ। ये देखिए थायराइड ग्लैंड अभी जैसे कि बताया था कि बटरफ्लाई की तरह रहती है, तो ये गले पे बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह रहती है, दिख रही है आपको ग्रे कलर की, ये पूरी थायराइड ग्लैंड है। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है ये लगभग 15 से 25 ग्राम की बटरफ्लाई के शेप पर रहती है, और ये ट्रैकिया पर सामने साइड रहती है और लैरिंग्स पर, तो इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये जो ग्लैंड होती है ये मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और जितने भी बॉडी के ऑर्गन हैं सभी को बैलेंस करने में इससे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें क्या क्या, जैसे ब्रीदिंग है, हार्ट बीट है, वेट का बढ़ना या कम होना है, इमोशंस कैसे होते हैं उस पे किस तरह से असर पड़ता है, और जैसे कहीं बताया था कि T4 और T3 को सीक्रेट करता है। तो इसका ये डिटेल है। अब इसके बाद में जो पैराथायराइड ग्लैंड है, ये देखिए, ये एक थायराइड ग्लैंड बनी हुई है बटरफ्लाई के शेप में। इसमें ये जो येलो स्पॉट दिख रहे हैं आपको 4, ये पैराथायराइड ग्लैंड है। तो ये जो पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही मटर के दाने के आकार की छोटी छोटी सी ग्रंथियां होती हैं जो लगभग 4 होती हैं, और ये PTH पैराथायराइड हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। और ये जो पैराथायराइड हार्मोन्स है इसका मेन फंक्शन क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस को ब्लड में रेगुलेट करना, उसकी जितनी क्वांटिटी ब्लड में होना चाहिए उतनी बनाए रखना, उसे कम या ज्यादा नहीं होने देना।
अब इस तरह हम देखें तो ये जो पैराथायराइड है ये कैल्शियम विनिमय करती है, मतलब कैल्शियम जो ब्लड में कैल्शियम होता है उसके स्टेटस को बैलेंस बनाए रखती है। और जब भी कैल्शियम का स्तर मान लीजिए कम हो जाता है तो ये जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है ये पीटीएच हार्मोन्स को सीक्रेट करती है ब्लड में, जिससे कि उसके कैल्शियम का लेवल बैलेंस हो जाता है। और जब ये कम होता है कैल्शियम ब्लड में तो उसके लिए ये किस किस बोन, किडनी और इंटेस्टाइन ये 3 जगह से कैल्शियम को वापस लेती है और ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बैलेंस करती है। अब इसमें देखिए इसके जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है वो क्या क्या होते हैं। मेटाबॉलिक रेट, ग्रोथ डेवलपमेंट, ये चूंकि हम पढ़ चुके इसलिए हम ये शॉर्ट में जा रहे हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब हार्ट से रिलेटेड चीजें, फिर हार्ट की एफिशिएंसी को भी ये मैनेज करती है। नर्वस सिस्टम मतलब जितने भी नॉर्मल नेचुरल फंक्शंस होते हैं, जैसे किसी भी चीज को पहचानना, किसी भी चीज में डिसीजन लेना, कोई भी मूड स्विंग्स करना या फोकस करना किसी चीज पे, सारी चीजों डिपेंड करती हैं इन्हीं हार्मोन्स पर। टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं और इस तरह से इनके ये अब इसमें क्या क्या डिजीज होती हैं। जब कॉमन जो इसकी 2 डिजीज होती हैं, म्यूट कर लें प्लीज, जो अनम्यूट है वो प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को, प्लीज चेल्ला चेक करें दीदी, सभी। चेल्ला दीदी आप अनम्यूट हो, म्यूट हो, म्यूट कर लीजिए चेल्ला दीदी। एला दीदी आप चेलना अनम्यूट है। वो सुन नहीं रही है। फोन करके बोल दीजिए, कोई भी उनको फोन करके बोल दीजिए। आज मैं सेकंड उस पे नहीं हूँ तो मुश्किल मैं होगी। करती हूँ। थैंक यू। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसमें 2 तरह की ही प्रॉब्लम होती हैं, या तो हार्मोन का सीक्रेशन कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, और दोनों ही कंडीशन में कोई ना कोई बॉडी में डिजीज हो जाती है। चेल्ला दीदी म्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट है। मैं ज्वाइन कर ले रही हूँ तो ये अनम्यूट फिर मैं कर दूंगी। ठीक है। अब ये जो अगर हार्मोन्स का सिक्रेशन कम होता है, देखिए किसी भी ग्रंथि में हार्मोन्स का सिक्रेशन या तो ज्यादा होगा या कम होगा। तो जब कम होता है तो उसे हम हाइपो के नाम से देते हैं, पुकारते हैं, और जब अधिक हो जाता है तो हाइपर के नाम से पुकारते हैं। तो इसमें देखिए जब हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, तो इस तरह के 2 बीमारियां यहाँ पर होती हैं, और तीसरी होती है ग्लटर। ये 3 यहाँ पर मेन बीमारियां हैं। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ, जब थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन्स का उत्पादन नहीं करती तो उससे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, और जो ये हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी हो जाएगी, आयोडीन की कमी हो जाएगी। और इसके लक्षण क्या होंगे, थकान, वजन बढ़ना, कब्ज और ठंड लगना, क्योंकि ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट करते हैं बॉडी के। वहीं हाइपर में क्या होगा कि अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, और ग्रेव्स एक ऑटो इम्यून डिजीज है वो होने की हो सकती है। हार्ट बीट बढ़ जाएंगी, घबराहट होना, वजन कम होना, ऐसे कोई भी लक्षण उसमें हो सकते हैं। तो इस तरह से ये 2 इसमें प्रॉब्लम्स मेन होती हैं। ये हम देख चुके हैं। इसका मैं आपको ये कंपैरेटिव पिक्चर ये देखिए,
जब हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म होता है तो क्या बाल ड्राई होने लगेंगे, इसमें हेयर लॉस होने लगेगा, पफी फेस हो जाएगा, इसमें आंखें ऐसी लगेंगी कि जैसे बाहर की ओर निकल रही हैं, अधिक बड़ी और खुली खुली दिखेंगी, ग्लैटर दोनों में होगा। फिर इसके बाद में हार्ट बीट जब हाइपो होगा तो स्लो हो जाएगी, लेकिन वहीं पर जब हाइपर होगा तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी। हाइपो में वेट बढ़ने लगेगा, हाइपर में वेट लॉस होने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, और इसके जस्ट अपोजिट हाइपर में डायरिया होगा। तो आप देखिए इन दोनों के जो सिम्टम्स है वो बिल्कुल अपोजिट है। हाइपो जब होगा तो उसे ठंड ज्यादा लगेगी, लेकिन हाइपर जब होगा तो उसे गर्मी ज्यादा लगेगी। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये सारे उसी के सिम्टम्स हैं। अब साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स इसमें क्या क्या आते हैं, एक ये एडीएल भी देख लें कि एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में क्या क्या उसमें अंतर आएगा। उसको थकान ज्यादा लगेगी, कमजोरी लगेगी, उसका जो डिसीजन लेने का पावर है या किन्हीं चीजों को याद रखने का पावर है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, और उसके जो मोटर स्किल है मतलब उसके जो नर्व रिफ्लेक्शंस हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो उस किस मूवमेंट पर इफेक्ट होगा, राइटिंग या क्लोथिंग, या मान लीजिए कोई बर्तन यूज कर रहे हैं तो वो सारी चीजों के जो मूवमेंट्स होते हैं, हैंड मूवमेंट्स, वो इफेक्टेड होने लगेंगे। मस्कुलर वीकनेस आएगी इसमें। ये एक जो निधि जी ने भेजे था डिस्क्रिप्शन, उसको मैंने स्लाइड में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये सारे डिटेल्स इसमें आ जाएंगे। एक एडीएल मुझे लगा आप लोग के लिए नया होगा तो इसीलिए फिर वो आपको बताया। अब इसमें यौगिक थेरेपी हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें हम विशुद्धि चक्र पर काम करेंगे, उसके बाद इसमें प्राण वायु पर काम करेंगे हम, क्योंकि गले से लेके चेस्ट तक कौन सी वायु, पंच प्राण में कौन से प्राण काम करते हैं, प्राण काम, तो वो दोनों पर हम काम करेंगे, उन दोनों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इसके टूल्स क्या होंगे, आसन, यौगिक डाइट और लाइफ स्टाइल, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, मेडिटेशन। अब इसमें आसन हम कौन कौन से कर सकते हैं, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन, विपरीत करणी आसन। ये जो आसन है ये विशुद्धि चक्र और थायराइड ग्लैंड पर बहुत अच्छे इफेक्ट्स देते हैं। प्राणायाम में हम कौन कौन से करेंगे, उज्जाई प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। बहुत सारी मुद्रा, बंध में जालंधर बंध यूज करेंगे, मुद्रा में विपरीत करणी मुद्रा, और कुछ हस्त मुद्राएं होती हैं, हैंड गेस्चर्स, उन्हें हम यूज करेंगे। मेडिटेशन में कुछ ऐसे मेडिटेशन करेंगे जिससे नर्वस सिस्टम शांत हो, पीसफुल हो माइंड, और इसके साथ साथ मेडिटेशन के साथ साथ योग निद्रा कर सकते हैं, विशुद्धि चक्र मेडिटेशन कर सकते हैं। विशुद्धि चक्र का जो बीज मंत्र है वो हम है, तो उसको लेके भी मेडिटेशन किया जा सकता है, या अजप अजप या मंत्र चैंट कर सकते हैं। यौगिक डाइट कोशिश करेंगे कि सात्विक डाइट लें, जिसमें पूरा फ्रेश खाना हो, होल या ऑर्गेनिक फूड हो, और जो मेटाबॉलिज्म और इनर हार्मोनी को प्रमोट करें। अवॉइड क्या क्या करेंगे, प्रोसेस्ड फूड को हम अवॉइड करेंगे, फिर कॉफी, टी, शुगर, राइस, फाइन फ्लोर्स, इन सबको हम अवॉइड करेंगे। और इसमें कोशिश करना है कि हर्बल टी या वार्म वाटर लें जिससे कि बॉडी डिटॉक्स हो चुके। डेली रूटीन कैसा होना चाहिए आपका, स्लीप साइकिल, कि आप कब उठते हैं कब सोते हैं, ये प्रॉपर हो, क्योंकि आपकी नींद भी बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो आपको बीमार या स्वस्थ कर सकती है। तो आपकी जो स्लीप और वेक साइकिल है, फिर उसके बाद में आपका ये जो साइकिल है ये नेचुरल रिदम से, आपकी जो भी एक्टिविटीज हैं वो नेचुरल रिदम से मैच करें, है ना। और बॉडी में जो भी इन्फ्लेमेशन हो या सपोर्टिंग सिस्टम में, वो सारे रिड्यूस करें, ऐसे आपकी डाइट होनी चाहिए।
फिर इसमें यौगिक प्रोटोकॉल में आप क्या क्या दे सकते हैं, पर्सनलाइज गाइडेंस, उनको आप योग थेरेपी के बारे में बता सकते हैं, उनको एनर्जी के बारे में बता सकते हैं। तो इस तरह से ये एक पूरा यौगिक प्रोस्पेक्ट होगा किसी भी थायराइड डिजीज वाले व्यक्ति के लिए। अब हम आते हैं कोशेस पे। कोश में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 कोश हैं और हमें इन 5 कोशों पे काम करना पड़ेगा। लेकिन अधिक काम किस पे करना पड़ेगा, अन्नमय, प्राणमय और मनोमय। तो अन्नमय प्राण पे मतलब फिजिकल बॉडी शीट होती है और इस पे क्या क्या काम करना पड़ेगा कि ये जो लेयर है उसको हम ऐसा फूड दें, ऐसा सात्विक फूड दें कि वो हेल्दी रहे। फिर उसके बाद जो भी हम गेन कर रहे हैं या मान लीजिए फटिगनेस लग रही है और ड्राई स्किन हो रही है, हेयर लॉस हो रहे हैं, इन सब के इफेक्ट्स को कम करने की कोशिश करें। और ये हाइपो इफेक्ट होंगे, मतलब हाइपोथायराइडिज्म के। और अगर हाइपर के हैं तो हाइपर में क्या क्या हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, पल्पिटेशन हो रहा है, तो जो हीट बढ़ रही है, तो इन सारी चीजों के लिए हमको इस ग्लैंड्स को डीएक्टिव या कम एक्टिव करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और ये जितने भी हमारे फिजिकल डिस्कम्फर्ट हैं उनको हमें डायरेक्शन देना पड़ेगा, फिर वाइटलिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा और इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। फिर प्राणमय कोश में जाते हैं तो प्राणमय कोश एनर्जी शीट है। तो यहाँ पर पूरी जो शीट एनर्जी की शीट है वो बैलेंस करनी पड़ेगी। तो कोशिश करना पड़ेगा कि जो प्राण है, प्राण एनर्जी है, उस पर प्राणायाम के थ्रू उस पर काम करें और उसे स्ट्रांग बनाएं। अब इसमें जो हाइपो जब थायराइड होगा तो एनर्जी शीट पे क्या क्या इफेक्ट होगा कि एनर्जी लो होगी, फिर एक स्ट्रगलिंग हमेशा लगता रहेगा कि किसी भी काम करने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ रहा है, पुअर सर्कुलेशंस होंगे। तो ये सब डेली एक्टिविटी को ये लूज एनर्जी या लो एनर्जी इफेक्ट करेगी। वहीं जब हाइपर होगा तो एनर्जी लेवल पे क्या इफेक्ट होंगे कि आपको हमेशा रेस्टलेसनेस लगेगा, एंजाइटी लगेगी, ब्रीदिंग छोटी छोटी और शॉर्ट होंगी, और जो क्रिएटिव सेंस होते हैं तो कुछ भी चीज की क्रिएटिविटी करने में आपको अनईजी लगेगा। और इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे कि ब्रीदिंग कम, शैलो पैटर्न की ब्रीदिंग होगी और जो क्रोनिक फटिगनेस, हर हमेशा थकान लगती रहेगी। तो यहाँ पर इसको हम इम्प्रूव कैसे करेंगे, प्राणायाम के थ्रू इसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मनोमय कोश, मनोमय कोश क्या है, मेंटल बॉडी है। तो जब हाइपोथायराइड होगा तो मेंटल लेवल पे क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, डिप्रेशन लगेगा, फिर इरिटेशन लगेगा, कई बार ऐसा लगेगा कि ब्रेन फॉग हो गया है, इमोशनली हम जीरो हो गए हैं, हमारा दिमाग बिल्कुल सो गया है। और वहीं पर जब हाइपर थायराइड होगा तो एंजाइटी होगी, नर्वसनेस लगेगी या अनप्रिडिक्टेबल मूड स्विंग्स होंगे और इमोशनल हमेशा बैलेंस नहीं रहेंगे, उसमें डिस्टरबेंस होता रहेगा। और इसके इम्पैक्ट क्या होगा, मेंटल फॉग, मतलब ऐसा लगेगा कि पूरे ब्रेन में एक फॉग जम गया है। सिग्निफिकेंट इमोशनल, जितने भी आपके इमोशनल सिग्निफिकेंट्स है वो सब ऐसे लगेंगे कि वो रेगुलेट नहीं हो रहे हैं, वो आपसे संभाले नहीं जा रहे हैं। और जो क्लियरिटी है आपकी सोचने की, समझने की, वो कम होती जा रही है। अब वहीं जब विज्ञानमय कोश पे जाएंगे जो कि विजडम बॉडी शीट है, तो यहाँ पर क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, यहाँ पर हमारी अवेयरनेस रहती है, हायर अवेयरनेस, गाइडनिंग और डिसीजंस। तो जब हाइपोथायराइड होगा तो इस शीट पर क्या इफेक्ट होगा कि ब्रेन फॉग लगेगा, कंसंट्रेशन आपका बहुत कम हो जाएगा और बहुत मेमोरी, ऐसा लगता है कई चीजों को बार बार भूल रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट होंगे उन चीजों से। और वहीं जब हाइपर रहेगा तो आपको कैसा लगेगा कि बिल्कुल विचारों की दौड़ लग रही है और आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं और फोकस करने में बहुत अधिक मुश्किल होगी।
और क्लियरिटी नहीं आएगी, क्योंकि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो क्लियरिटी नहीं आएगी। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि आपके जजमेंट पे इम्पैक्ट होगा, कि आप किसी भी चीज को डिसीजन ले रहे हैं या जजमेंट कर रहे हैं तो वो हो सकता है गलत होगा। आपकी लर्निंग कैपेसिटी कम होती जाएगी, मतलब आपकी जो कॉग्निटिव बुद्धि है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और जब हम पांचवें कोश मतलब आनंदमय कोश पे जाएंगे, जहां पर कि द ब्लिस बॉडी शीट है, तो यहाँ पर क्या क्या होगा कि यहाँ पर जब थायराइड के इफेक्ट्स होंगे कि खुशी की कमी हो जाएगी, हमेशा ऐसा लगेगा कि फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट, मतलब किसी चीज में मन नहीं लगना, स्पिरिचुअल आध्यात्म से भी दूर होने लगेगा, अंदर की खुशियां जो है वो खत्म होती जाएंगी। और इसका असर क्या होगा कि अंदर की शांति खत्म हो जाएगी और आपके सेंस के जो पावर्स हैं वो कम होते जाएंगे, आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो डाउन होती जाएगी। तो इस तरह से ये पांचों प्राण पर इसके इफेक्ट होंगे। तो ये एक एग्जाम्पल हमने लिया था। ऐसे ही आप हर एक डिजीज को, चक्रास पे क्या इफेक्ट होंगे, प्राणांस पे क्या इफेक्ट होंगे, इस तरह से आप पूरा चार्ट अप करते हैं तो आपको बहुत जल्दी समझ में आने लगेगा कि आपको करना क्या है। जो अभी आप कंफ्यूजन की पोजीशन में है ना, वो बहुत इजी समझ में आने लगेगा। सो अब हम अभी तो हम थायराइड पर जी निधि जी। आसन से हम चक्र को बैलेंस करते हैं। तो जैसे अभी विशुद्धि चक्र की बात हो रही है, तो विशुद्धि चक्र के लिए नेक को हम एक्सटेंशन में लेंगे तो इफेक्ट आता है कि नेक्स्ट में ले लें तो इफेक्ट आता है, तो छोटा इफेक्ट नहीं है। कि वॉइस अगेन क्लियर नहीं है, वो ब्रेक होके आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही मैम, बिल्कुल भी नहीं आ रही वॉइस। बस इतना समझ में आया कि विशुद्धि चक्र में नेक एक्सटेंशन पर लेंगे या और रही है नहीं। 5 मिनट बाद आप कर लीजिए, है ना। चलिए, तो साक्षी जी आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैम जैसे आपने बताई है हाइपर में, हाइपर जब होगा हाइपर थायराइड, तो इसमें हमारे विचार जैसे बहुत ज्यादा आते हैं, वो हाइपर होता है। तो मैम जैसे किसी किसी को ये होता है कि वो हर टाइम कुछ ना कुछ दिमाग में सोचते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, पर जरूरी नहीं है कि उनको थायराइड हो, ऐसा भी होता है। बिल्कुल, हाँ, ऐसा भी होता है। तो मैम उसका क्या कई रीजन लोग होता ओवर एक्टिव रहते हैं ना, जिनकी मेंटल, देखिए 3 एनर्जी हमारे अंदर रहती है, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। तो जब तक फिजिकल और मेंटल बैलेंस रहेंगी तो आप बहुत शांत रहेंगे। जैसे सपोज आप छोटे बच्चों में देखो, ये बहुत क्लियर समझ में आता है। कई बच्चे होते हैं कि वो बहुत शांत होते हैं, तो उनकी ये बैलेंस होती है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत अधिक, मतलब एक जगह सीधा बैठते ही नहीं है, तो उनकी क्या है, मेंटल एनर्जी थोड़ी सी कम है लेकिन फिजिकल एनर्जी अधिक है। बैलेंस नहीं, फिजिकल एनर्जी अधिक है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो शांत तो बैठते हैं लेकिन लगातार कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ, मतलब उनके हाथ से वो कुछ कुछ करते रहेंगे, कहीं ड्रॉ कर रहे हैं, कहीं कुछ, तो उनकी मेंटल एनर्जी अधिक है ना। तो ये जरूरी नहीं कि थायराइड के कारण ही हो। ओवर थिंकिंग ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है, ओवर थिंकिंग। तो मैम ये प्राणायाम से इसको थोड़ा क्योर किया जा सकता है? बिल्कुल, थैंक यू। मेडिटेशन प्राणायाम से बिल्कुल किया जाए। ठीक है, थैंक यू मैम। रुचि जी, रितु जी। मैम एक चीज समझनी है, क्योंकि ये मुझे बार बार हमेशा कंफ्यूज करती है कि हाइपर और हाइपो में, हाइपर में हर चीज बढ़ रही है लेकिन यहाँ वेट घट रहा है। मतलब ये चीज मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। लिखने के टाइम पे भी मुझे एग्जाम में भी लगा कि शायद मैं गलत लिख रही हूँ कि हाइपर में बढ़ना चाहिए, हर चीज बढ़ रही है तो वेट भी बढ़ेगा। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप वो हार्मोन्स बढ़ने पर वो क्या काम कर रहा है ना। अगर मान लीजिए वो घटता है तो बॉडी का वेट बढ़ने लगता है, तो ये तो उसका फंक्शन है, ये कोई
कोरिलेशन नहीं है इसका। क्योंकि हर चीज इसमें बढ़ रही है, हाइपर मीन्स बढ़ना, हाँ, लेकिन यहाँ पर हो लेकिन रहा है कि इसका वेट हाइपो नहीं, में बढ़ रहा हर है और चीज इसमें नहीं घट बढ़ रहा रही, है। हर चीज नहीं बढ़ रही, आप इसको ऐसे नहीं रिलेट करें। हाइपो मतलब उस हार्मोन्स के सीक्रेशन को बढ़ रहा है, और वो सीक्रेशन बढ़ रहा है तो उसके जो फंक्शन होंगे, मान लीजिए वो मास डेंसिटी को कम करता है तो वेट कम होने लगेगा, जब वो बढ़ गया तो और तेजी से कम करेगा तो वेट कम हो जाएगा। तो उसके जो भी फंक्शन होंगे वो बढ़ेंगे, है ना। इसको थोड़ा सा इस तरह से समझिए कि जैसे थायराइड बढ़ा, है ना, हार्मोन्स के सीक्रेशन बढ़ा, तो वो इसके जितने जो जो फंक्शन होंगे वो अधिक करेगा। अब जैसे वो बॉडी के कंट्रोल को मेंटेन कर, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, अब वो बढ़ा तो वो हीट बढ़ने में हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है तो वो हीट बढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन वो बोन डेंसिटी या मास इंडेक्स को या पृथ्वी तत्व को कम करता है। जैसे जैसे वो बढ़ता है पृथ्वी तत्व कम होता जाता है तो वजन कम होगा, तो उसके जो काम है वो बढ़ेंगे। अब डिपेंड करता कि उसके काम क्या है। यदि मान लीजिए वो पृथ्वी तत्व को बढ़ाता तो वजन बढ़ जाता, है ना। तो वो हम इस चीज हार्मोन्स को के हाँ जो ये समझ काम, सकते हैं कि पृथ्वी तत्व को कम कर रहा है। हाँ, तो उसके जो काम है वो बढ़ जाएंगे। सिंपल सा देखिए, वो मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा है, मेटाबॉलिज्म जब भी बढ़ेगा तो वजन कम होगा, ये कोरिलेशन तो आपको मालूम ही होगा, है ना। तो जब वो मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा तो वेट कम करेगा, मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाएगा तो वजन अधिक हो जाएगा। और एक चीज और तो पूछनी थी मैम, जैसे आपने बोला प्राण वायु को हम उस पे काम करेंगे, तो प्राण वायु तो हम हर डिजीज में काम करेंगे प्राण वायु पर, तो उसके लिए हमें ये मेडिटेशन और प्राणायाम यही दो टूल रहेंगे। नहीं, इसके लिए मुद्राएं बहुत अच्छा काम करती हैं, और हर डिजीज में प्राणवायु नहीं करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हम एक्सक्रीटरी से या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई बीमारी है सपोज, तब हम अपान वायु पे काम करेंगे, प्राण वायु पे नहीं करेंगे। तो इनके लिए जो हैंड गेस्चर होते हैं स्पेसिफिक, वो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, तो उनसे ये इंक्रीज या इनको आप कौन कम से कर मैम सकते हैंड गेस्चर आप जो बोल रहे हैं। हैं? हस्त मुद्राएं जो हम लगाते हैं ना, ये ध्यान मुद्रा, हाँ, है ना, जैसे ये प्राण वायु है, तो तो ये मुद्रा जो भी अभी जो आप प्राण बोल रहे थे अपन, तो वो मुद्रा भी तो हस्त मुद्रा ही बता रहे थे, जो विशुद्धि मुद्राएं बहुत तरह की होती हैं, हस्त मुद्रा होती है, बॉडी मुद्रा होती है, माइंड मुद्रा होती है, बंध मुद्रा होती है, एक ही तरह की नहीं होती ना, अच्छा। है ना। तो जो ये मुद्रा है जिसको अपन प्राण अपान मुद्रा कहते हैं, ये ब्लड सर्कुलेटरी, हार्ट, चेस्ट रीजन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो जैसे मान लीजिए अब हम थायराइड वाले व्यक्ति को मान लीजिए हम मेडिटेशन करा रहे हैं, तो हम कोशिश क्या करेंगे कि उसकी एक हाथ की मुद्रा ये हो, दूसरे हाथ की मुद्रा ये हो, क्योंकि ये ब्रेन पर काम करती है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम। या मान लीजिए हम उसको 2 बार, एक बार मंत्र चैंट वगैरह करा रहे हैं, एक बार फिर लास्ट में प्राणायाम करा रहे हैं, तो एक बार वो ये मुद्रा लगाए, एक बार ये लगाए। जब हमको अपान प्राण पे अकेले काम करना है, मान लीजिए 9th मंथ है किसी की प्रेगनेंसी का, अपान प्राण को बढ़ाना है, तो हम उसको ये अपान मुद्रा बोलेंगे कि जिससे उसके अपान प्राण स्ट्रांग हो, क्योंकि अपान प्राण ही वो होते हैं जो शरीर के अंदर से बाहर लाने के लिए किसी भी चीज को पुश करते हैं, चाहे वो स्टूल हो, यूरिन हो, या डिलीवरी के समय बेबी। तो मैम कॉन्स्टिपेशन में भी इसको अपान वायु बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग बनाना। अगर स्टोन के कारण यूरिन ब्लॉकेज नहीं है, मतलब स्टोन उसका रीजन नहीं है, तब भी आप ये यूज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत अधिक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है और गैसेस रिलीज नहीं होते हैं, तो बहुत अधिक बेचैनी लगती है। उस समय आप यदि वज्रासन में बिठा के और ये मुद्रा यूज करें तो बहुत जल्दी वो गैसेस रिलीज हो जाएंगे। अनइजी लगता रहता है बहुत लोगों को,
तो ये जो साइंस है ये बहुत ही बड़ा है, मतलब जितना पढ़ो उतना कम है, ऐसा कह सकते हैं हम। इतना क्लियर हुआ है ना? और चूंकि बहुत सारी चीजें नई हैं तो थोड़ी सी तो मेहनत हमें करनी ही पड़ेगी उसको पढ़ने के लिए। आप लोग जरूर ऐसा जरूर करिए कि जैसे मान लीजिए थोड़ा सा ग्रुप में अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता है तो वो ग्रुप में डाल दे, या उसको मालूम है कि ये व्यक्ति ये समझा सकता है तो वो उससे समझ ले। जैसे एक ग्रुप डिस्कशन होता है ना, जैसे मतलब अगर योग बैकग्राउंड नहीं है तो ये चक्र मुद्रा ये सब नई चीज हो जाती है और अभी थोड़ा सा फास्ट जा रहा है, तो उससे क्या होगा आप लोग का भी जिनको मालूम है वो अगर रिवाइज कराएंगे तो उनका भी एक रिवीजन हो जाएगा, और जिनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है उनको भी हेल्प हो जाएगी। तो कोशिश करें कि इस तरह से एक दूसरे की हेल्प करें तो ठीक रहेगा। ठीक है प्रीति जी? श्योर मैम, अगर मेरे से किसी को कुछ भी वैसा लगता है और मैं जवाब दे सकती हूँ तो जरूर हाँ बिल्कुल, तैयार। क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हैं ना, ये सारी चीजें बेस है आपका ये, है ना प्रीति जी? मैम जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड है, तो वो मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी को बोला, और पीनियल ग्लैंड हमने बोला मेन मेलाटोनिन हार्मोन के लिए है। तो जो हाइपोथैलेमस है इट इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि उसी से रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज होंगे तब पिट्यूटरी अपना फंक्शन कर पाएगी। तो हम जब मेडिटेशन में जाते हैं या हम नाद में जाते हैं तो हम ऐसा थोड़ी हमको विजिबल तो है नहीं कुछ भी चीज, ना हाइपोथैलेमस ना ग्लैंड्स, तो हम इस तरह से क्या ऐसा मतलब उस तरह मेडिटेशन में क्या ऐसा करें कि जो हमारे वाइब्रेशन है या जो हम मेडिटेशन में जा रहे हैं जो बिल्कुल कामनेस है, और नाद में जो वाइब्रेशन है वो वहां पर पूरा उस पोर्शन को हाइपोथैलेमस को एनर्जाइज करें कि वो हार्मोन्स बैलेंस रहें। देखिए जब मेडिटेशन की बात आती है तो 2-3 टर्म्स बहुत यूज होते हैं। एक तो हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाँ निधि जी, भुजंगासन विशुद्धि चक्र पर प्रभाव डालता है अगर प्रॉपर ढंग से किया जाए तो, अदरवाइज जीरो इफेक्ट होता है। तो जब मेडिटेशन की बात होती है तो मेडिटेशन में 2-3 टर्म्स बहुत यूज होते हैं। एक तो हाइपोथैलेमस, वेगस नर्व जिसको गट्स फीलिंग या ऐसा बोलते हैं, है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि ये जो पीनियल, पिट्यूटरी, एमिगडेला, हाइपोथैलेमस ये सब बहुत क्लोज हैं, इनमें बहुत अंतर नहीं है, तो इफेक्ट वो सभी जगह जाएगा, ठीक है। और जब भी हम नाद करते हैं तो उसमें देखिए जैसे अगर हम एग्जाम्पल ओम का ले लेते हैं, क्योंकि ओम एक बड़ा कॉमन है तो हम ओम का ले लेते हैं, है ना। ओम में क्या होता है, 3 अक्षर से मिलके बना है, अ, उ और म। जब आप अ को नाद करते हैं तो आपके नेवल और उसके आसपास का पूरा जितना एरिया होता है वो वाइब्रेट होता है। इसका मतलब क्या है, वेगस नर्व का एक बहुत बड़ा पार्ट आपके एब्डोमेन में रहता है, स्टमक का। तो वेगस नर्व एक्टिवेट हो रही है, वहां पर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, CSF है, वो वाइब्रेट हो रहा है तो उसका असर ब्रेन तक जा रहा है ना। फिर जब हम ऊ चेंट करते हैं तो ऊ में क्या होता है, हार्ट के आसपास वाइब्रेशंस होते हैं। आप लोग ने पता नहीं कभी अलग करके देखा या नहीं, लेकिन देखिएगा। तो हार्ट के आसपास अगेन वेगस नर्व हो रही है, फिर हार्ट और लंग्स तो इफेक्टेड हो ही रहे हैं, और जब अंत में म करते हैं तो उसका गले उससे ऊपर पूरा सिर तक, सहस्रार चक्र तक। तो उसका मतलब क्या होता है कि उसमें आपके सारे ग्लैंड, यानी जो मास्टर, चाहे वो हाइपोथैलेमस हो, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड हो, पीनियल ग्लैंड हो, विशुद्धि चक्र के पास थायराइड ग्लैंड हो, ये सारे इफेक्टेड होंगे। तो जब भी आप नाद करेंगे और कोई भी नाद का वो पोर्शन जो आपके गले से सिर तक इफेक्ट कर रहा है,
वो आपके हाइपोथैलेमस पीनियल पिट्यूटरी को इफेक्ट करेगा ही। और इसीलिए आप जब बोलते हैं ना अरे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शांत हो जाते हैं और हर व्यक्ति शांति चाहता है। निधि जी, गले को आप चाहे स्ट्रेच करें चाहे एक्सटेंड करें, वो विशुद्धि चक्र पर इफेक्ट डालेगा ही। किसी भी तरह का मूवमेंट, इवन कॉन्ट्रेक्शन भी करेंगे आप तो भी डालेगा। तो जब हम भुजंग आसन करते हैं तो मोस्टली हम क्या करते हैं भुजंग आसन में कि कोई अभी मैट वेट बिछाए है क्या? नहीं होगा ना। मंडे को जब हम करेंगे तो मुझे याद दिलाइएगा भुजंग आसन का, ठीक है? कोई भी आप लोग याद दिलाइएगा। तो मैं क्योंकि बिछा ऐसे में वो लेती हूँ, फील मैं बिछा लेती हूँ मैम, आप देख लीजिए। एक्चुअली मंडे को सभी मैट पे रहेंगे ना तो सब करके देखेंगे तो इफेक्ट अच्छा आएगा। वो देखने से नहीं समझ आएगा। बस मुझे एक बार रिकॉल करा दीजिएगा कि भुजंग आसन करना है, ठीक है? तो भुजंग आसन का बहुत अच्छा इफेक्ट आता है विशुद्धि चक्र पर। फिर सर्वांगासन, शीर्षासन का भी इफेक्ट आएगा लेकिन थोड़ा कम होता है कंपैरेटिवली सर्वांगासन। विपरीत करणी मुद्रा, फिर ऊष्ट्रासन जिसमें हम सिर को पूरा पीछे जाते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे आप लोग बोलते हैं कि कहाँ तक नाम याद रखेंगे कि इस बीमारी में ये आसन है ना। तो अब जब आप योग थेरेपी में आ रहे हैं तो आपको नाम रखने की जरूरत नहीं है। आपने ये फाइंड आउट कर लिया ना कि आपको काम कहाँ करना है, गले पर। थायराइड है मतलब आपको कहाँ काम करना है, गले पर और गले के ऊपरी हिस्से में। ये क्लियर हो गया आपको? तो अब आपको ये देखना है कि किसी भी तरह इस जगह पर स्ट्रेचिंग हो या कॉन्ट्रेक्शन हो या एक्सटेंशन हो। मतलब इसको हम ऊपर की ओर खींचें, सामने की तरफ झुकाएं या पीछे की तरफ लें या लैटरल बेंडिंग। ओवरऑल क्या होगा कि ये पूरे हिस्से में असर डालेगा और जब इस पूरे हिस्से में असर डालेगा तो मतलब वो विशुद्धि चक्र पर इफेक्ट पड़ना ही है। अब आप इमेजिन कीजिए कि कौन से आसन ऐसे होते हैं जिसमें यहाँ पर इफेक्ट होता है। मकर आसन आप करते हैं जो ऐसे हाथ रख के, यहाँ पर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है ना। जब आप मत्स्य आसन करते हैं कि क्राउन हेड को पूरा ऐसा ऊपर करके इसको फ्लोर से टच करते हैं, तब कहाँ पर इफेक्ट आएगा, यहाँ पर। भुजंग आसन प्रॉपर कर रहे हैं तो कहाँ पर इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पर। तो आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये देखना कि मैं बॉडी का पोस्चर कैसे क्रिएट करूं कि इफेक्ट यहाँ आए। मैम सेतु बंधासन भी इसमें आएगा? सेतुबंध आसन भी आएगा जिसमें भी देखिए जालंधर बंद जिसमें भी लगेगा, क्योंकि जब जालंधर बंद लगा रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना इस हिस्से को। तो इस पे असर देखिए, जैसे कि स्पंज होता ना, अगर उसको आप रोज ऐसे दबाते छोड़ते रहें तो उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मेंटेन होती है। और अगर आपने उसको रख दिया और अचानक 1 साल बाद ऐसा आप दबाइए तो ऐसा क्रश हो जाएगा। या कोई रबर बैंड आप देखिए। तो हमें फाइनली करना ये है कि अपने जिस पोर्शन में प्रॉब्लम है उसको प्रॉपर एक तो एक्सरसाइज देनी है। तो वो हमने किसके थ्रू कर लिया, आसन के थ्रू। ठीक है, वो आसन सिलेक्ट किए जो इस भाग पर इफेक्ट डाले। फिर हम आते हैं प्राणायाम पर। तो प्राणायाम में भी हम कौन से चूज करेंगे, जो इस पे इफेक्ट डालें। अब आप देख रहे हो कि जो थायराइड हो रहा है उसमें या तो एक्टिविटी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। तो कम और ज्यादा किससे होंगी, या तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अधिक एक्टिव है या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इन दोनों को यदि हम बैलेंस कर दें तो वो एक्टिविटी काफी हद तक मैनेज हो जाएंगी। अब वो बैलेंस किस प्राणायाम से होता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम से। तो आपको एक कौन सा प्राणायाम मिल गया, नाड़ी शोधन प्राणायाम मिल गया। ठीक है, अब इस भाग पर कौन सा इफेक्ट डालता है, उज्जाई प्राणायाम, पूरा यहीं पर बेस है। और भ्रामरी प्राणायाम, क्योंकि इसमें भी वाइब्रेशन यहाँ से सिर तक रहते हैं और हमको यहीं पे काम करना है। 3 प्राणायाम मिल गए आपको। अब बंद पर आए। 3 बंद होते हैं, मूल बंद,
उड्डयन बंद और जालंधर बंद। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा है, कौन सा बंद काम करेगा? जालंधर बंद काम करेगा क्योंकि वही इस भाग में लॉक होता है। चक्रास पे आए तो विशुद्धि चक्र हो गए। पंचकोश आपको मैंने बता ही दिए डिटेल में, ठीक है। तो इस तरह से अब यदि मेडिटेशन पे आए तो हमको वो मेडिटेशन करने हैं जो इस भाग पे इफेक्ट डालें। तो जैसे जो विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र है, आज्ञा चक्र का बीज मंत्र है, वो हम ले सकते हैं, उनके कलर्स ले सकते हैं, है ना। तो ये देखिए हमारा पूरा एक जो थायराइड के लिए है एक पूरा तैयार हो गया प्रोटोकॉल, है ना। अब जब हम उसको आसन कराते हैं या सिटिंग या खड़े करके करते हैं तो हम उसके अलाइनमेंट्स देख लें कि उसकी बॉडी कहाँ से मिसअलाइंड है और उसको हम करेक्ट कर लें, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी बीमारी को लेके हम एक प्रोटोकॉल बना लेते हैं। अब ये तो हो गया पूरा फिजिकल। अब मेंटल कैसे देखोगे? क्योंकि मेंटल कभी भी वो व्यक्ति खुद नहीं बता पाएगा कि उसे क्या दिक्कत है और वो कैसा है। आज तक किसी को बोलते सुना क्या कि मैं तो बहुत नेगेटिव हूँ यार, या मैं तो बहुत सबका बुरा चाहता हूँ, या तो वाह आज भी 3 लोगों का बुरा करके आ गया। तो वो आपको सर्च करना पड़ेगा कि उसकी वे ऑफ थिंकिंग कैसी है, वो किस चीज को लेके क्या सोच रहा है, उसके शब्द कैसे हैं, किसी भी चीज पे जैसे आपके सामने कोई चीज हुई तो उस पर कैसा रिएक्शन दे रहा है, तो उससे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर आपको देगा अरे ये नेगेटिव वर्ड बहुत यूज कर रहा है, भले वो बोल रहा है मैं 100% पॉजिटिव हूँ, लेकिन वो बहुत नेगेटिव वर्ड यूज कर रहा है। तब आपको धीरे धीरे उसको टर्न करना पड़ेगा, उसको यू टर्न दिलाना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत स्लो दिलाना पड़ेगा, अदरवाइज वो बोलेगा रहने दो आप अपना ज्ञान अपने पास, है ना। तो एक आई ओपनिंग वाला उसको मूवमेंट देना पड़ेगा कि अच्छा ऐसा हुआ, आपने ऐसा बोला, अच्छा अगर ऐसा बोलते तो कैसा होता, कि उसको एकदम लगे हाँ ऐसा तो हो सकता था। जैसे हमने वो एक स्कूल का एग्जाम्पल लिया था, स्कूल और उसके बच्चे का, तो वो हमारे लिए भी आई ओपनिंग है ना कि हाँ ऐसा तो हम कर सकते थे, इसमें तो कोई बहुत बड़ी ऐसा नहीं है कि दिक्कत वाली बात है, और ये हमको कहीं सच लग रहा है। तो इस तरह के आपको उसको एग्जाम्पल देके और धीरे धीरे उसको टर्न करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ तो आपकी बातें टर्न करेंगी, कुछ जब वो एक्सरसाइज प्राणायाम मेडिटेशन ये सब चीजें करेगा तो उसकी चेतना ऑटोमेटिक ऊपर बढ़ेगी, तो कुछ बदलाव उसके अंदर से ऑटोमेटिक आएंगे मेंटली। जैसे अभी आप सब लोग अपने आप को जब योग नहीं करते थे उस समय की पोजीशन में देखें और आज की पोजीशन में देखें, तो आपको अपने मेंटल स्टेटस में बहुत चेंज लगेगा। उस समय किसी भी चीज पर जो आप एक रिएक्शन देते थे वो आज नहीं दे पाएंगे, कोशिश करेंगे तो भी नहीं दे पाएंगे। तो देखिए ये थायराइड का पूरा बन गया आपका। अभी सभी सेटिस्फाई है ना कि हाँ थायराइड का हो गया, और इजी है ना। आप लोग इतना टेंशन ले रहे थे ये याद करना पड़ेगा वो याद करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं याद करना है आपको। अब जैसे यहाँ के मसल्स के आपको नाम नहीं मालूम रहने दीजिए, क्या ही फर्क पड़ना, आपको ये तो मालूम है ना कि इस मसल पे काम करना है, ठीक है ना। वो धीरे धीरे हम इम्प्रूव कर लेंगे। जब बार बार वो चीज होगी, मान लीजिए आप 5 पेशेंट थायराइड वाले जब ट्रीट करेंगे, ऑटोमेटिक उसकी टर्मिनोलॉजी आपको याद हो जाएगी, क्योंकि आप बार बार वो पढ़ रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो अब इजी लग रहा है कि टफ? इजी है मैम, बहुत इजी हो गया। थोड़ा सा कॉमन सेंस हम यूज करें, है ना। मैम एक चीज पूछनी थी। हाँ मैम जैसे अब आपने बताया जो आसन हम करवाएंगे थायराइड के लिए वो सारे नेक हेड बेंडिंग वाले होंगे पीछे। मैम जिनको बीपी वगैरह इश्यूज हैं वो तो वो चीज कर ही नहीं पाएंगे, तो उनको क्या हम मेडिटेशन और प्राणायाम से ही कराएं फिर?
नहीं, उनको हम करा सकते हैं कि जैसे आप आराम से लिटा दें, उनके शोल्डर के नीचे से एक पिलो रख दें कि जिससे उनका इस तरह से ये एक्सटेंड हो जाएगा, है ना। एक पिलो यदि आप शोल्डर से रखें और उनको बोलें कि इसको इस तरह से रेस्ट करके रखें, फिर धीरे से ऊपर उठाएं। जब ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं रहेगा, फिर नीचे ले जाएं, तो इस तरह से आप करा सकते हैं उनको। तो मैम इसमें तो बस एक ही लेट की वेरिएशन हम उनको करा सकते हैं। नहीं नहीं, ढेर वेरिएशन है, भुजंगासन ढेर सारा। भुजंगासन और ब्रिज पोज भी करा सकते हैं, उसमें भी ज्यादा इफेक्ट नहीं भुजंग आसन मैम करा सकते हैं, बट ब्रिज पोज में तो मैम फिर वो पूरा ही हो जाएगा। सेतुबंध में नहीं, तो बहुत सारे करा सकते हैं आप। सेतुबंध में आप नीचे पिलो की नीचे हेल्प पिलो से भी रख करा सकते हैं, है ना। तो ऐसे प्रॉप्स को यूज करें, भरपूर यूज करें। प्रॉप्स यूज करने में बिल्कुल हेजिटेट ना हो आप। और मैम अपन बहुत सारा नहीं करा करके सिर्फ भुजंगासन या जो एक सेतु बंधा, ये दोनों को देखिए, अच्छी तरह से होल्ड करवा करके इस पे ही जोर दे तो भी तो हो सकता है मैम। बहुत हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप शुरू करते हैं तो पहले तो शुरुआत में कभी भी होल्ड मत कराइए। शुरुआत में उनको एक्टिव कराइए कि गए आ गए, क्योंकि आपको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है। फिर जब ये एक मेंटेन हो गई तो फिर आप उनको 5 सेकंड से होल्ड कराना शुरू कीजिए, 5, फिर 10, तो ऐसे करते करते 30 सेकंड तक लाएं। हो सकता 30 सेकंड आने में उनको 2 महीने लग जाएं। तो हमेशा जितना स्लो आप आगे बढ़ेंगे ना, उतने रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। और जब हम बहुत फास्ट कराने की कोशिश करते हैं ना कि जल्दी जल्दी करा दें, रिजल्ट मिल जाए, तो वो कहीं ना कहीं हार्मफुल हो जाते हैं कई बार। ठीक है, मैम हमसे ज्यादा लोगों को होता है कि हमें जल्दी जल्दी करा दो। उनको साफ बोलो मेरे पास कोई मैजिक नहीं है। आपने अपने शरीर को 40 साल में बिगाड़ा है, अब मुझे 40 मंथ दीजिए कम से कम। बिल्कुल शुरू में ही मना कर दो ना कि भाई ये जादू की छड़ी नहीं कि हमने घुमाई और आप ठीक हो गए। अगर हम मेहनत करेंगे तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ। बिना मेहनत किए नहीं होने वाला है कुछ भी। तो अगर हम शुरू में ही क्लियर कर देते ना तो वो एक्सपेक्टेशंस कम हो जाते हैं। निधि जी, मैम जैसे हम अभी नाक करते हैं तो ओम अरम नमा से करते हैं। तो ओम अरम नमा का अगर हम फीड करना चाहें चक्रास को, तो फिर हम जैसे आज मैंने ऐसा सोचा था, तो क्या वो सही है कि नहीं। जैसे आज मैंने ऐसा फील किया कि जब ओम बोल रहे हैं तो नाभि अंदर जा रही है, तो हम नाभि स्थान पर ओम को विजुअलाइज कर रहे हैं, फिर को आनंद केंद्र पर, फिर फिर र को यहाँ पर आनंद केंद्र पर, फिर यहाँ पर हो रहा है, फिर हम की ध्वनि जब यहाँ पर आ रही है तो हम सहस्त्रार चक्र को विजुअलाइज करते हुए फिर नमा करते हुए छोड़ दें। छोड़ कर सकते हैं आप। उसमें एक ये पैटर्न होता भी है अच्छा, ना, उसमें ये पैटर्न रहता भी है नाद का। हाँ, जैसे वो इसमें आप हम कर चक्र को मतलब हमारा फोकस करते हुए चक्र पे ध्यान लगाते हुए हम ये कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। बल्कि उसका एक वो जो आनंद का एडवांस नाद है उसमें ये चीजें हैं कि किस वर्ण में। मेरे ख्याल से ये चेलना जी शायद उसको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी। मैम तो आप यही उनसे है जो पूछ दीदी सकते ने हैं। बताया, निधि दीदी ने, यही है तरीका। उसमें यही बीच में 3 सांसों के साथ करवा सकते हैं स्टार्टिंग में। थोड़ी शॉर्ट ब्रीदिंग बीच में शॉर्ट लेते हैं ब्रीदिंग बीच में अगर। 2 ब्रीदिंग और लेकर के इसको हाँ, 3 सांसों के साथ करा सकते हैं। तो अगर स्टार्टिंग में एक में नहीं बनता है तो फिर एक र के बाद शॉर्ट ब्रीथ कर लेते हैं, और अगर एक ही ब्रीथ में कर पाते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। मैम नाक का कर सकते। ड्यूरेशन ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए? वो डिपेंड आपके ऊपर है, आपकी कितनी कैपेसिटी है ब्रीदिंग की। मीन्स कैपेसिटी बढ़ाने कितनी है? अब उसको आप बहुत बढ़ा सकते हैं। 3 मिनट तक तो काफी लोगों की बढ़ी मिल जाती कि वो 3 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, ओके, है ना। तो लेकिन धीरे धीरे शुरू करें। होता ये है कि आप कोई भी प्राणायाम करते हैं, जब तक कि स्पेशल कोई इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए, तो उसका रेशो जनरल होता है कि यदि आपने 1 सेकंड सांस ली है तो आप उसको 4 सेकंड होल्ड करें और 2 सेकंड तक सांस को बाहर छोड़ें।
तो मतलब आपके इनहेल से डबल एक्सेल और एक्सेल से डबल आपका होल्ड। जो हम ऐसा करके प्राणायाम करते हैं ना, एक्चुअली वो यूजफुल नहीं होते हैं। प्राणायाम का मतलब ही होता है कि आप कितना रिटेन कर सकते हैं प्राणों को, कितना रोक सकते हैं। और इसका भी एडवांस वर्जन कब जाता है कि जैसे आप 1 सेकंड सांस लेते हैं, 4 सेकंड रोकते हैं, फिर 2 सेकंड एक्सेल करते हैं, फिर 4 सेकंड रोकते हैं। ये इसका एक फाइनल वर्जन है। लेकिन ये लास्ट वाला जो अंतः कुंभक होता है वो उतना बाह्य कुंभक होता है वो उतना हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम ये 3 रेशो को ही लेके चलते हैं। तो हमेशा नंबर बढ़ाने का मैटर नहीं होता है, आप उसमें कितना सस्टेन कर सकते हैं वो मैटर करता है। तो अगर आप सही ढंग से प्राणायाम करेंगे तो आप शायद 5 मिनट में 5 बार ही कर पाएंगे। अगर आपने 10 सेकेंड इनहेल किया, 40 सेकेंड होल्ड किया, 20 सेकेंड आपने उसको एक्सेल किया, तो कितने हो गए? 70 सेकेंड। मतलब 1 मिनट से ज्यादा एक राउंड में हो गया। देखिए हमारे 2 मिनट में पूरे प्राणायाम हो जाते हैं। तो प्राणायाम ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तभी वो प्राणों पे इफेक्ट करते हैं। जो जिससे भी हम रिलेटेड कर रहे हैं जगह से, तभी इफेक्टेड होते हैं। प्रीति जी, अच्छा पहले से ही। सो अब एक डिजीज का भी हमने किया, मंडे तो हम प्रैक्टिकल करेंगे। मैम मेरा एक है, एक तो जी हाँ। हाँ मुझे एक फीडबैक था एक किसी का, किसी को एक मंदिर में एक लेडी है, हमारी हमारी चाची जी है परिवार की, तो उनको नींद नहीं आती थी, बहुत परेशान थी। आजकल उनका चेहरा भी इतना डल रहने लगा, शुगर भी बहुत हाई है उनके, डायबिटीज है, और नींद तो बिल्कुल नहीं आती। दवा लेने के बाद भी उनको बहुत दिक्कत थी, मतलब दवा तो लेनी ही पड़ती थी, लेकिन वो दवा लेना नहीं चाह रही थी, बहुत परेशान थी। तो फिर मैंने उनको अर्धचक्र क्रिया बताया, दिया, 1 डेढ़ 2 महीने हुए। अब कल वो बता रही थी एक पार्टी में सबके बीच में, बोला वो मुझे इतना असर किया। और मैंने बोला कि आप विशेषकर तरंगनाद और मानसनाद ज्यादा करना। अभी गुरु महाराज जी ने नींद के लिए अक्षरनाथ को नहीं बोलते हैं, तरंग और मानसनाद करके सोने बोलते हैं। मेरे सामने किसी को बोला भी था गुरु महाराज जी, तो मैंने तो भी वो तीनों ही नाद करती है, और वो रात में सोने के पहले ही करती है। मैं बोली कोई दिक्कत नहीं है, आप बिस्तर में भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। अब वो कल बता रही थी मुझे दवा छूट गई मेरी, और बोले अब तो ऐसा होता है कि मैं अपने बेड में लाइट वाइट बंद करके और मतलब पूरी तैयारी लेके सोती हूँ कि, और अब बोले अब तो ऐसा हुआ कि कभी कभी मानस नाद तक भी पूरा पहुंच नहीं पाती हूँ, ऐसे सो जाती हूँ। और दवा छूट गई उनकी, और वो इतना अच्छा। अब इसमें से हम नाम हटा दें मान लीजिए, हाँ बिल्कुल, तो ये क्यों हुआ? हाँ ये नाद हो गया। सिंपल सा है कि हाँ, ब्रेन में बीटा रेस बहुत अधिक एक्टिवेट रहती थी। हमने किसी भी टूल को लेके वो बीटा रेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, अल्फा रेस को बढ़ा दिया, तो उनको नींद आने लगी, है ना। मतलब एक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि वो कोई भी चीज हो सकती है ना। जैसे एक मेडिटेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है कि एक गुरु के पास एक लेडी गई, बोले मुझे मेडिटेशन करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप अपने प्रिय व्यक्ति को याद करो, प्रिय जगह को याद करो, खाने को याद, दुनिया भर की उन्होंने कराया, 1 महीने तक उसका मेडिटेशन नहीं हो पाया। तो वो भी परेशान हो गई, गुरुजी भी परेशान हो गए। तो गुरुजी ने बोला एक काम करो, आज आंख बंद करो और जो सबसे पहली चीज आपको दिखे उस पर फोकस करो। और उस दिन उनका मेडिटेशन हो गया। जब गुरुजी ने पूछा कि भाई मैंने इतने लोगों को कराया, किसी की प्रिय चीज पे, किसी की प्रिय लोगों पे, बोले आपको क्या दिखा? तो बोले मुझे मेरा जो पेट है ना, डॉगी, वो दिखा, और मैंने उस पर फोकस किया और मेडिटेशन हो गया। तो ये चूंकि सबका माइंड अलग है, सबकी बॉडी अलग है, तो हम एक स्टैंडर्ड लेके नहीं चल सकते हैं, किसी के लिए भी कोई भी लेके नहीं चल सकता है। तो हमको हमेशा उसके बेस में जाना होता है कि अगर किसी भी चीज से किसी को रिलीफ मिला तो आखिर हमने किया क्या उसमें, वो चीज हमें मालूम होनी चाहिए। जब तक वो नहीं मालूम होगी ना, तब तक आप दूसरे किसी को रिलीफ नहीं दे पाओगे। तो हमेशा इस चीज को रखो, और बहुत अच्छी चीज है ये आप कर पाए, आपको बहुत बहुत तारीफ होनी चाहिए। बहुत एक ये बहुत खुद को शांति लगती है जब उन्होंने आपसे बोला होगा कि भाई हम आराम से सो पा रहे, तो आपको अंदर से एक
शांति महसूस की हाँ होगी। मैम, बहुत अच्छा लग रहा था उनके चेहरे की तसल्ली देखकर वो। और बड़ी बात ये थी कि बोली दवा छूट गई मेरी बिना दवा के, और बोला अब तो ऐसा बच्चों की तरह, मतलब बोले इसमें, फिर वो बोली कि पाप तो नहीं लगे, मैं आधे में ही छोड़ दी। बोली कुछ भी पाप नहीं कुछ भी लगेगा, नहीं होता कुछ है। भी आप कुछ अब देखिए, आप किसी अपने को, हम बोलते हैं 10,000 के कोई गिफ्ट दीजिए और ये दीजिए। आप जब 10,000 की गिफ्ट देते, भले ही वो कितना खुश हो, लेकिन आपको अंदर से उतनी खुशी नहीं होती है, लेकिन इसमें बहुत होती है। तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो पॉजिटिव वाइब्रेशन में आती है। तो ये उनको जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। मैम अब वो हमेशा एक वेल विशर भी रहेंगी कि आपके लिए एक पॉजिटिव उनका एफर्ट रहेगा हाँ, वो हमेशा। मंदिर में रोज मेरे को देखती थी और एक अच्छी नजर से देखती थी। मुझे लगता था कि वो पॉजिटिव नजर से मुझे देखती है, अब मुस्कुराती देख के। कल जब उन्होंने फाइनल रिजल्ट बताया ना, तब मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ऐसे सोचिए कि यदि आपने 10 लोगों को ठीक कर दिया और दिन में 10 बार ये लोग आपको पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं, तो आप पे क्या इफेक्ट होगा। और तो मैं तो ये गुरु जो, जी का सोच रही हूँ कि गुरु जी तक कितनी जाती होंगी। अब वो उनका तो लेवल ही मतलब अनटच वाला है कहना वही चाहिए, कह रही हूँ, उसको मेन अपन, तो वही है, हम तो हाँ, कुछ उनको नहीं है, अपन बस टच नहीं कर कुछ भी सकते नहीं हैं। है, हम तो बस लेकिन ये है कि वो हमारे सामने आदर्श हैं एक। हम कोशिश तो कर सकते हैं कि वहां तक पहुंचे, भले ही कहीं तक पहुंच पाए। बनने की बात नहीं कह रही हूँ, कह रही सारा मेन तो वही जा रहा है ना, मेन तो उन्हीं का दिया हुआ, वही कर रहे, वही कह रही हूँ। और मैम एक चीज और थी, मेरी सासू माँ को ना कॉर्न हो रहा है, बहुत दर्द भी है, तो उसके लिए क्या करना है? पैर में हाँ, कॉर्न हो रहा है। उसके लिए तो मोस्टली वो कोई एक बैंडेज आती है कॉर्न के लिए, वो बैंडेज लगा दो तो वो कॉर्न को उतना निकाल देती है। मैम वो कॉर्न बैंडेज ही होती है, वो व्हाइट हाँ, कलर के नीचे ब्लैक ताला, हाँ, उसका वो होता है ब्लैक सरफेस, और उसमें छेद से होते हैं। बिल्कुल जैसे ये सिंपल बैंडेज होती है ना, उसी टाइप की होती है। काला बस प्लास्टर भी उसमें, बोलते हैं उसको सिंपल भाषा में। हाँ, तो वो यूज करिए तो वो बहुत अच्छे से रिमूव कर देती है। और कोई होम रेमेडीज है, किसी को पता हो तो बता दीजिए। मैम एक मुझे पूछना था, मेरी मदर को गला बड़ा सूखता है उनको, जैसे वो कहती है कि पानी पीजिए। आवाज अटक जाती है, जैसे बोलना भी, या नहीं पानी नहीं, 70s में भी है नहीं, 65 के आसपास है, उनका गला बहुत सूखता है। पानी पीजिए, बोलिए, हाइड्रेट कम रहती होंगी वो। नहीं, अक्सर पानी हमारे बुजुर्ग लोग पानी पीना कम कर देते हैं। सलाइवा कम बन रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं? हो सकता है, क्योंकि स्लाइवा का भी कई बार इफेक्ट होता है। उसका कुछ बेस्ट ऑप्शन उसका वही होता है कि सिप सिप करके पानी कई बार पिए, साथ में रखें। और मैं जिनको एक्सरसाइज करा रही हूँ मैम, उनको बहुत बहुत बेनिफिट हो रहा है, वो बहुत खुश है। उनको फिजियोथेरेपी भी सूट नहीं करी थी, मतलब डॉक्टर का भी नहीं सूट करा था, और ये चीजें सूट कर रही है, तो अब आप लोग अपने सामने, आप लोग सभी अपने सामने थेरेपिस्ट लिखना शुरू कर दीजिए, है ना। योगाचार्य की जगह थेरेपिस्ट लिखिए, तो उससे क्या होता है कि एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि हम थेरेपी करते हैं। तो मैम इसका सर्टिफिकेशन कोई पूछेगा तो? देखिए, आपका एमए ही इसका सर्टिफिकेशन है, क्योंकि उसमें आपने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डिजीज पूरी पढ़ी हुई है। हाँ, मैं तो आपको दे एमए दूंगी वाला से सर्टिफिकेट। चलेगा कि हाँ हम हाँ, लोग थेरेपी? एमए वाला ही चलेगा, क्योंकि उसमें आपका पूरा पोर्शन है वो ऑलरेडी। और मैं एक चीज आपको बताऊं कि जब आप, जैसे अभी जिनको आपने बोला नाद करने के लिए, उन्हें ये तो नहीं पूछा ना कि आपके पास सर्टिफिकेट कहाँ है। आपने मेरे से पूछा क्या कि आपका सर्टिफिकेट कहाँ है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस, आपकी बातें, है ना, आप जितने लोगों को, जो एक माउथ पब्लिसिटी होती है कि जैसे उन्होंने फिर किसी और से बोला, और जो सेटिस्फेक्शन होता है वो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है। जब आप वो देना शुरू कर देंगे ना, तो कोई भी खुश नहीं। दीप्ति जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? हाँ जी, मुझे पूछना था कि एक्चुअली मम्मी को लास्ट 40 ईयर से थायराइड है, और उनका ना थायराइड 38 ईयर्स पहले बहुत ज्यादा से गला बाहर की तरफ जो हो जाता है, और उनका पूरी सर्जरी हुई हुई है, और उसका इम्पैक्ट जो है वो आइज पर आया हुआ है।
तो वो लास्ट 40 ईयर से कॉटन की चुन्नी बांध के आंखों पे सोती है। अगर वो नहीं बांधती हैं तो आंखों से पानी बहता रहता है। तो इसके पीछे मतलब थायराइड तो है ही है, लेकिन मतलब इसको हम कैसे योग थेरेपी में इसको हम कैसे और कर देखिए, सकते पहले हैं? तो उनकी रिपोर्ट सारी देखनी पड़ेगी कि उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि थायराइड ऐसे ही तो है। बता पाना बहुत मुश्किल है ना, अच्छा। क्योंकि सर्जरी में कुछ ऐसा हुआ है या क्या रीजंस है, तो रिपोर्ट्स देखे बिना बता पाना मुश्किल है ना। उनकी रिपोर्ट्स पहले देखें, फिर हम बता सकते हैं कि हाँ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। चलिए, तो अब हम सभी के क्वेश्चन हो गए। मंडे मिलते हैं, ठीक है। और आपको मंडे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग तैयार रहें, क्योंकि आप लोग को एक दूसरे पर ही प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो अभी आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि मंडे को जब एक 10 या 5-10 मिनट की जब एक जनरल इंट्रोड्यूस टाइप की क्लास होगी, एकदम से तो हम आसन करना शुरू कर नहीं देते हैं, है ना। तब आपको किसी एक को पॉइंट करके उसे ऑब्जर्व करना है। कोई किसी को भी कर सकता है, ठीक है। अब थायराइड जरूरी नहीं सबको हो, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा इमेजिन करना कि उसको थायराइड भी है। उसके बाकी चैलेंजेस भी हैं कि वो अब इतने दिन से आप लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो आपको वो भी पैटर्न मालूम है। फिर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको उसके उठने बैठने चलने फिरने से अलाइनमेंट्स भी क्लियर होंगे, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को आपको पूरा एक पैकेज देना है थायराइड के लिए। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए, तो हम मिलते हैं मंडे